Hello students, in today's lecture, we are going to begin with a new chapter, which is People as Resource. Here in this chapter, we will learn about human capital formation, money, machine, material. Out of these three M, the most important M, which is the fourth one, is men. Men tends to be the most important resource in the country. And if population, men, people are being treated or are being exposed to quality of education and are being given proper health facilities, training, they tend to be an asset for the country. So let us understand how human resource or human capital is being developed. As the tradition calls for, पहले हम आपकी learning check करेंगे. Let us see how many of you have done your questions. Though I'm not physically available, but I trust everybody out of you and every individual sitting there कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो. What are the four main ideals enshrined in the preamble of Indian Constitution? ऐसे किसी भी देखिए preamble of Indian Constitution has been enshrined with a lot of values and ideals. Right? We have sovereignty, secular, justice, fraternity, liberty, democratic, republic. इनमें से कोई भी चार वैल्यूज you'll be explaining. आपने डिटेल में हर वैल्यू को पढ़ा है और हमारी पीपीटीज में एक रिटन कंटेंट भी आपको दिया गया है. तो इन दैट केस आपने देखा होगा कि जब मैं पढ़ा रही थी तो हर वैल्यू के साथ बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी, यानी उसके बारे में लिखा था. तो यू हैव टू राइट डाउन एनी फोर ऑफ दीज वैल्यूज बाय योर ओन, डोंट कॉपी इट आउट. ओके, हियर What was the composition of Constituent Assembly? यहाँ पर आप बताओगे कि Constituent Assembly में 299 members रखे गए. इनका इलेक्शन राइट जुलाई 1946 में हुआ और इनकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई. इलेक्शन के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि हर कम्युनिटी और हर कस्बे से हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा हो, ताकि अलग अलग बातों का भी एडिशन इस कॉन्स्टिट्यूशन नामक किताब में किया जा सके. दूसरी चीज, unlike minds were being put together so that we would have opposition, we would have transparency, we will have a lot of debate, we'll have a lot of negotiation and debate. ये सारी चीजें कवर करते हुए आप किन्हीं चार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के नाम लिख दीजिए. आपकी एनसीईआरटी में, दिस इज योर टास्क टू डू, आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के बर्थ डेट्स, वो कौन से फील्ड से हैं, बहुत सारी डिटेल्स गिवन है, लेकिन यू हैव टू राइट एनी फोर ऑफ देम. यू नीड टू एनी फोर ऑफ देम हियर इन द आंसर. फाइन. इस कॉम्पोजिशन देखिए, इसका आंसर मैं आपको एक बार पढ़ के भी बताऊं, मैंने आपके लिए आंसर लिखा भी है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. ज्यादातर लोग प्रोविंसेस से, लेजिस्लेचर से उठाए गए. This ensured a fair geographical share of members from all from all the regions of the country. हर जगह से एक एक मेंबर आए, वो इंपॉर्टेंट है. पर इस आंसर में 299 और सारा डेटा, यू हैव टू पुट द डेटा आल्सो, राइट. Now, the assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led to India's freedom struggle. सबसे ज्यादा तो उसी के members थे. But the Congress itself included a variety of political groups who have different opinions, ताकि और add-ons आए और ideas आए. The assembly had members who did not agree with the Congress. In the social terms, the assembly represented members from different language, different groups, different caste, right, different religion, different occupation. You will mention we have 299 members. राइट और 2 साल 11 महीने 17 दिन की मशक्कत के बाद इन लोगों ने मिलकर संविधान तैयार किया. सो दिस इज हाउ यू राइट योर आंसर्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शंस की बात की जाती है, मैंने इसका भी आंसर प्रिपेयर कर रखा है, राइट. तो इसके आंसर में आप जो नीड आपने पढ़ी थी, नीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा था दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड हु विल गवर्न द कंट्री, हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड, देन हु विल मेक लॉज फॉर अस, वी हैव टू डिसाइड इट, हाउ दीस थिंग्स विल बी डन, पीपल विल बी गिवन फ्यू राइट्स, एवरीथिंग वाज रिटन. इसके बाद हमने लिखा था कि पीपल्स एस्पिरेशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी इज बीन पुट अप इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो सारे पॉइंट्स आप इसमें नीड में कवर करेंगे. आप, आई होप आपने आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली पॉइंट वाइज लिखा होगा. इधर What was the making or why was the making of Indian Constitution not an easy task? हमने पढ़ा था that it was one of the most difficult tasks and a mammoth task to do. Right? अब why I've created this answer. The making of Indian Constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of different religious differences. Right? हम जानते थे, देखिए, एक तो पार्टीशन से बाहर निकले थे, उसके बाद इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्सिटी, ये सारे मुद्दे हैं. इसके बाद this was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. तो देखिए कितना वायलेंस हुआ था, कितने रॉयट्स हुए थे. उससे बाहर निकलना, उससे बाहर निकल के देश बनाना बहुत डिफिकल्ट चीज है. राइट, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट द रूलर्स. अच्छा, ब्रिटिशर्स ने भी डिवाइड एंड रूल चला दिया था. हमने पढ़ा कि भाई जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में जुड़ जाओ, जो इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इंडिया से जुड़े. तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क हुआ. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट्स वाज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. जब बनाया जा रहा था तब डर था मन में, कई सवाल थे. आज जितनी श्योरिटी नहीं थी. The makers of constitution had anxieties about present and for the future of country. जो संविधान बना रहे थे उनको फ्यूचर का डर था. उन्हें बहुत टेंशन थी कि जो चीजें वो बना रहे हैं वो एक तो सही मायने में बने, सही तरीके से बने और वो लागू भी बिल्कुल सही तरीके से हो. So this is how you will write your answers and I hope everybody would have done a beautiful task. I appreciate everybody who's sitting in front of the screen and doing the effort. I know it is very difficult. बहुत difficult है अपने आप को इतना सिंसियर बनाना, अपने आप को इतना सिंसियर बनाना कि कोई चेक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं. और हर व्यक्ति जो आप सब है, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ. मैं जानती हूँ कि आप सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया होगा. पीपल एज रिसोर्स, यहां पर ये जो शब्द है पीपल, आपको ये समझना है कि कंट्री की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. यही पॉपुलेशन एक असेट भी हो सकती है और एक लाइबिलिटी भी हो सकती है. अब सबसे महत्वपूर्ण बात
We have 4 M's of every production activity. आपको याद होगा आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी। यहां पर अगर हम 4 M की बात करते हैं तो वी हैव मशीन, मनी, मटेरियल। लेकिन इन तीनों ही M में से, इन तीनों से सबसे महत्वपूर्ण होता है मेन। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? मेन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, जो इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, अपने दिमाग नाम के एसेट से इनके ऊपर काम करता है और वंडर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो व्यक्ति कितने वंडर्स क्रिएट कर पाएगा वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति को एक्सपोज्ड फैसिलिटीज पर। समझते हैं, जैसे आप ये सोचिए कि आपके घर में एक व्यक्ति डोमेस्टिक कोर्स के लिए रखा गया है, डोमेस्टिक चोर्स के लिए, घर के कामों के लिए रखा गया है। जो बाई हैं, जो मेड है, राइट, उन्हें कोई स्किल्स नहीं दी गई, राइट, उन्हें कोई एजुकेशन नहीं दिया गया। अगर आप उनसे किसी भी मुद्दे पे बात करेंगे तो उनका ओपिनियन और आपके ओपिनियन में फर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको एजुकेशन, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको स्किल्स, आपके ऊपर फैसिलिटीज, आपके ऊपर पैसा लगाया गया है, लेकिन उनके ऊपर फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटीज नहीं थी, उनके ऊपर पैसा नहीं लगा, राइट। अ ब्रेन इज एन असेट, अ ह्यूमन ब्रेन इज एन असेट एंड कैन क्रिएट वंडर्स अगर उसे सही सुविधाएं दी जाए तो। सुविधा का रोल, आप या मैं कोई जीनियस नहीं है, हम कोई आइंस्टाइन नहीं है, या आइंस्टाइन खुद एक नॉर्मल व्यक्ति ही थे, लेकिन फर्क ये था कि हम में से किसके दिमाग को बहुत प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को हमें रिसोर्स में डेवलप करना है, उस व्यक्ति को, एक कॉमन पर्सन को रिसोर्स में डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग देनी होगी, राइट, और तब वो रिसोर्स हमारे काम आ पाएगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज कम है, नहीं है, राइट। जैसे इंडिया में बहुत आयरन स्टील है, बहुत लोहा है, जापान नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है। लेकिन क्या जापान डेवलप नहीं है? जापान क्यों डेवलप्ड है? क्योंकि जापान ने इस बात को इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स नहीं, हम बाहर से मंगवा लेंगे, राइट। लेकिन जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग पर काफी ध्यान दिया और काफी पैसा खर्चा किया। ह्यूमन रिसोर्स एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। अगर हम उसे बहुत प्रॉपरली हैंडल करें तो कंट्री का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा। और अगर ह्यूमन रिसोर्स को हमने सही तरीके से ट्रेन नहीं किया तो वही ह्यूमन रिसोर्स उस कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी यानी कि बोझ बन जाता है, और उस कंट्री के डेवलपमेंट का जो पेस है वो बहुत पीछे चला जाता है। अब इन सारे मुद्दों को बहुत डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चैप्टर का जो क्रक्स है, चैप्टर जो आपको बताना चाह रहा है, ये बात समझ आई। चलिए, पीपल एज रिसोर्स is in a way of referring to country's population, working population in terms of existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. अब ये सारे शब्द ना अभी आपको बड़े डिफिकल्ट से लग रहे होंगे, बड़ा समझ नहीं आ रहा होगा क्या बात कर रहे हैं मैम। अब मैं बहुत सिंपल और बहुत सादे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अपनी कॉपीज लीजिए और अपनी कॉपीज में ना एक सिंपल सी मैं एक इक्वेशन लिखवाऊंगी। आप सोचेंगे सोशल साइंस में इक्वेशन, तो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिखवाऊंगी, उसको लिखिए, उसके बाद आपको चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। ओके, सो पीपल, मैं चाहती तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी लिख सकती थी, आपके लिए और इजियर होता, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन लिखती ना तो हम चैप्टर के रेफरेंस में नहीं, चैप्टर का नाम है ना पीपल एज रिसोर्स, तो अपन चैप्टर के नाम के हिसाब से चलते हैं। पीपल, राइट, पीपल व्हेन एक्सपोज्ड टू, जब इन्हें क्या दी जाती है? एजुकेशन प्लस हेल्थ फैसिलिटीज प्लस ट्रेनिंग, तब ये पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए असेट साबित होती है। अब आपके लिए ये शायद एक नया शब्द हो, व्हाट इज असेट? असेट मतलब देखिए, आपका मकान, आपकी गाड़ी आपके लिए असेट है। जब आप अपने मकान को बेचेंगे तो आपके लिए बहुत पैसा रिलीज होगा। गोल्ड औरतों के लिए स्त्री धन माना जाता है, असेट है, राइट। क्यों? क्योंकि अगर कभी बुरा वक्त आया नहीं आया, उसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन जब आया तो ये गोल्ड जो है इस पे लोन लिया जा सकता है, इसके ऊपर इसे बेचकर पैसा लाया जा सकता है, तो ये क्या है? हमारे असेट्स हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति भी तो असेट है, राइट। जिस व्यक्ति को आप जूनियर क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस तक पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके हेल्थ पर, उसके खाने पर, उसके रहने पर, उसके पीने पर, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़े होकर आपको रिटर्न्स देगा, राइट। तो पीपल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू एजुकेशन, दे आर एक्सपोज्ड टू हेल्थ, दे आर एक्सपोज्ड टू ट्रेनिंग, ये तीन एस्पेक्ट्स जब दिए जाते हैं तो वो व्यक्ति, वो पॉपुलेशन, इट टर्न्स टू बी एन असेट। ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होती है? जब ये तीन चीजें दी जाएं। लेकिन अगर इसी ह्यूमन रिसोर्स को हम ये सारी फैसिलिटीज ना दें तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये हमारे लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है, बोझ बन जाती है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है? 5,000, 10,000। चलिए, पढ़े लिखे का भी एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर। पढ़ाई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि एजुकेशन मतलब आपको बहुत हायर। एक व्यक्ति के 10वीं पास होना, थोड़ा बहुत पढ़ना, लिटरेट होना इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा एस्पेक्ट हेल्थ। आप कितना भी पढ़ लो या ना पढ़ो, अगर आप अनहेल्दी हो, आपने प्रॉपर वैक्सीनेशंस नहीं लगवाई, आपकी प्रॉपर कंडीशंस नहीं है, तो फिर आपका जो पढ़ना लिखना था सब व्यर्थ गया। ये सारी चीजों के बाद एक व्यक्ति असेट बन के तैयार होता है, अदरवाइज दैट कंट्री बिकम्स अ बर्डन फॉर द नेशन, फॉर दैट पर्सन बिकम्स बर्डन फॉर द नेशन, राइट। अब ये बोल रहे हैं ऐसे प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से
प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से जब आप पॉपुलेशन को देखते हो, यहाँ पर मैं इस एस्पेक्ट से नहीं देख रही कि हो सकता है वो व्यक्ति मेरा अपना बेटा हो, मेरा भाई हो, राइट, मैं इस एस्पेक्ट से देख रही हूँ कि वो व्यक्ति कंट्री को कितना कमा के दे रहा है। प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखो ध्यान से, तो इट एम्फेसिस ऑन द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, अब जीएनपी ये सब क्या होता है, लेट अस टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव रिटन दीस टू इक्वेशंस, ये लिख लिए हैं, तो इसके बाद हम इसके बाद वाला पार्ट लिखेंगे। मैं आपको ये जीएनपी वाला जो पार्ट है ये समझाना चाह रही हूँ, राइट। तो हम कैसे समझेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट। अब देखिए बेटा, हमारी कंट्री की जो इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, राइट। अब इनकम की बात की जाए तो सबसे पहले निकलता है जीडीपी। ये वर्ड बार बार आएगा, क्लास 10th में भी आपके सामने बहुत बार आएगा, तो इस वर्ड को बहुत डिटेल में समझिए, तो हमेशा इस वर्ड के साथ ना बहुत क्लियर रहेंगे। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब अब शब्द को पकड़िए, आप तोड़िए, ब्रेक करिए, अपने आप मतलब समझ जाएंगे। ग्रॉस टोटल, डोमेस्टिक घर के अंदर अंदर, प्रोडक्ट आउटपुट, किसके घर की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अंदर होने वाली कमाई को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है, हमारे यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं, अभी आप इन सेक्टर्स को भी अलग से पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर मैं ये भी कवर ही कर देती हूँ ताकि आगे आपका जो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर मतलब हर वो व्यक्ति जो नेचर से रिलेटेड टास्क में इन्वॉल्व है। माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आएगी, क्यों, क्योंकि मिनरल निकाल रहे हो ना, निकालना प्राइमरी का पार्ट होगा, उस मिनरल को बनाना, साफ करना, मैन्युफैक्चर करना दूसरा सेक्टर होगा। खेती बाड़ी नेचर से रिलेटेड काम प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग नेचर से रिलेटेड काम, ध्यान देना, जो मिनरल निकाल रहे हो सिर्फ निकालना प्राइमरी में आएगा, उसको तैयार करना सेकेंडरी में जाएगा, राइट। प्राइमरी के बाद सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में हम बात करते हैं सर्विसेज की, होटल्स टर्शियरी का पार्ट है। एजुकेशन सेक्टर, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, आप मुझे फी प्रोवाइड कर रहे हो, मैं आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दे रही हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आपका नॉलेज एनहांस कर रही हूं, ब्रेन डेवलपमेंट कर रही हूं जो दिखाई नहीं दे रहा, राइट, इट इज अ सर्विस। हॉस्पिटल्स दे प्रोवाइड अ सर्विस, राइट। सो दीज आर ऑल टर्शियरी सेक्टर्स। तो इन तीनों सेक्टर से कमाई जाने वाली इनकम को जोड़ो इंडिया के अंदर अंदर की इनकम को, तो निकलता है जीडीपी। अब इस जीडीपी से अगर आपको जीएनपी निकालना है विच इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से हमारे बहुत सारे भाई बंधु बाहर चले जाते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, राइट, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंगेज है, उनका बिजनेस एक्टिविटी यहाँ हो ही नहीं रहा, लेकिन रह आ रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, जो भी एक प्रोसेस चल रहा है, वो जो इनकम है जो बाहर से आ रही है, अब्रॉड की इनकम, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ जीएनपी। तो आपको समझ आया, हर इंडिविजुअल इसमें जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जो खेती कर रहा है, आपके पापा, मैं, हर व्यक्ति जो इनकम ओन कर रहा है, आपकी मम्मा, राइट, जो अर्न कर रहे हैं, आपके रिलेटिव, सब इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जो जितना जिस कंट्री में लोग ज्यादा डेवलप्ड होंगे, क्या उस कंट्री का जीडीपी और जीएनपी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होगा? और जिस कंट्री में लोग कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे होंगे, क्या उस कंट्री का जीडीपी और जीएनपी कम नहीं होगा? नेचुरली होगा। आई होप ये पार्ट भी आपने लिखा होगा ताकि आपको इसमें क्या समझ आया, व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस द इनकम व्हिच इज फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। आपको तीनों सेक्टर्स मैंने बताया, तीनों सेक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू नेचर, एनी एक्टिविटी, सेकेंडरी व्हिच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी व्हिच इज रिलेटेड टू सर्विसेज, और मैंने बताया जीएनपी। जीएनपी ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट में हम जीडीपी में अब्रॉड से आने वाली इनकम को जोड़ते हैं, और पीपल एज रिसोर्स, लोग सक्षम हैं, उस पर डिपेंड करता है जीडीपी कम होगा या जीडीपी ज्यादा होगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा इकोनॉमिक्स क्लास 9 क्लास 10 का इसके भरोसे चलेगा, राइट। चलिए, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, कैसे डेवलप होता है, देखो ये सब मत लिखो, राइट, ये सब मत लिखो, ये जो लाइनें मैंने लिखवाई, ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए इससे पहले, वो लिखो, तो उससे आपका सारा काम आ जाएगा, इससे आपको सब समझ आ जाएगी, समझते चलो। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, क्या दे रहे हो भैया, उसको कैसे डेवलप कर रहे हो, एजुकेशन से और हेल्थ से। We call it human capital formation, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं human capital formation या फिर human resource development that adds to the productive power of the country। Physical capital formation, राइट, और बेटा फिजिकल कैपिटल तो हमको पता है ना, गुड्स, पैसा, उसको ये ऐड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल कैपिटल को बहुत क्वालिटीज ऐड करती है, टूल्स, मैंने कहा मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, कोई मनी, मशीन, मनी, मटेरियल किसी काम का नहीं, अगर आदमी, मैन इंपॉर्टेंट है, और अगर मैन क्वालिफाइड है तो फिर फिजिकल कैपिटल को और मदद मिलती है और हिम्मत मिलती है और बेहतर काम होता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, हमें किस पे इन्वेस्ट करना है, हमें इन्वेस्ट करना है ह्यूमन कैपिटल पे। आप देखिए लोगों की पहले से सोच बदली है, पुराने टाइम पे लोग कोशिश करते थे पैसा बचाओ बच्चे की शादी के लिए, राइट, लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, बच्चा शादी तो अपने आप करे आएगा,
पैसा बचा उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये सोच बदली। अब हम लोग किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं? एजुकेशन देके, ट्रेनिंग देके, मेडिकल फैसिलिटीज देके। यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे आप सामान पे पैसा लगाते हो, टूल्स लाने पे, फिजिकल कैपिटल लाने में पैसा लगाते हो। फिजिकल कैपिटल पढ़ा है आपने पालमपुर में, फिजिकल कैपिटल यानी मनी इन्वेस्टेड ऑन टूल्स, मशीनरीज, ये सब लाने में जो पैसा लगाते हो ना, उस पैसे से ज्यादा जरूरी पैसा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। घर में 4 सामान कम होंगे तो ठीक है, लेकिन घर में अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो 4 सामान और बना लेगा बाद में, right? Now, this can be seen directly in form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated and better trained person, right? और ये हमें दिखाई देता है, हमें समझ आता है, हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा एजुकेटेड है, जिस व्यक्ति को हायर एजुकेशन मिली है, उस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है, राइट? हम नेचुरली समझ जाते हैं, अच्छा लोगों से जब बात करते हैं, अच्छा आपने ऐसा किया है, ओके, तो फिर तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। वो इनकम बताया नहीं, बताया, मैं बताया पढ़ा लिखा है यार, जॉब करता है, फलानी कंपनी में काम करता है, इनकम तो होगी। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है एजुकेशन से, ये आ रहा है वो ट्रेनिंग से जो उस व्यक्ति को दी गई है, as well as the higher productivity of the healthier people. And the most important task is being healthy also. राइट? आज हम सब घर में क्यों बंधे हुए? क्योंकि हमें अपने हेल्थ की चिंता है। कितना भी पढ़ाई धड़ाई, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा पढ़ तो बाद में भी लेंगे, लेकिन पहले जान बचाए। हेल्दी पॉपुलेशन टेंड्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ये प्रोस्पेक्ट है कि एक व्यक्ति की 2 पैरामीटर्स को ध्यान दे दो, एजुकेशन और हेल्थ, राइट? तो वो व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप होता है। Hello students, in today's lecture we are going to begin with a new chapter, which is people as resource. Here in this chapter we will learn about human capital formation: money, machine, material. Out of these 3 M, the most important M, which is the 4th one, is men. Men tends to be the most important resource in the country. And if population, men, people are being treated or are being exposed to quality of education and are being given proper health facilities, training, they tend to be an asset for the country. So let us understand how human resource or human capital is being developed. As the tradition calls for, पहले हम आपकी learning check करेंगे. Let us see how many